बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। देखिए, पिछली ऑनलाइन वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था अमेरिका की विदेश नीति, रूस की विदेश नीति और चीन की विदेश नीति। अब आपका अगला जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो है आपकी भारत की विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपन मानते हैं कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किस प्रकार से अपन विदेश नीति का निर्धारण करेंगे। हालांकि इस चीज़ की चर्चा अपन मानते हैं कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व ही विदेश नीति का कुछ आकलन यानी प्रस्तुत किया, या जिसे अपन उद्देश्य कहते हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इस बात का निर्धारण किया कि भारत की विदेश नीति विभिन्न परिस्थितियों को आधार मानकर निर्धारित की जाएगी, क्योंकि शीतयुद्धकालीन समय में भारत इतना अधिक विकसित नहीं था कि स्वतंत्रता के बाद वह या शीत युद्ध में भाग ले सकता हो और किसी न किसी रूप में विदेश नीति का निर्धारण कोई और करता हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत को इस प्रकार की नीति का अनुसरण करना चाहिए जो समकालीन परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जा सके और किसी न किसी रूप में भारत का विकास हो सके। इतने लंबे समय तक इस उपनिवेशवाद के कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सैनिक शक्ति कमज़ोर थी, राज्यों की शासन व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं थी। उन्होंने अपनी विदेश नीति को आधार मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की गतिविधियों का निर्धारण किया, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि सितंबर 1946 में ही विदेश नीति का निर्धारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने इसे नेहरू नीति के नाम से भी कहा था, लेकिन यह भ्रमपूर्वक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात का निर्धारण किया कि यह विदेश नीति भारत की विदेश नीति है, कोई नेहरू नीति के नाम से नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि हर विदेश नीति के या जिस राज्य की विदेश नीति निर्धारित की जाती है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, और इन उद्देश्यों के आधार पर ही वह यह निर्धारित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार से बनाए रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भारत की विदेश नीति के उद्देश्य, जिसमें पहला उसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। अर्थात भारत किसी भी अन्य देश के साथ में यदि किसी प्रकार की कोई अगर समझौता करता है तो वह शांतिपूर्ण यानी व्यवस्था से करेगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ साथ वह किसी न किसी रूप में स्वयं की सुरक्षा को भी आवश्यक रूप से महत्व देगा। इसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता के आधार पर यदि अगर ऐसा माना जाता है कि यदि पड़ोसी राज्यों के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव होता है या किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है तो या तो दोनों राज्य उनका निराकरण कर लेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और अगर नहीं होगा तो किसी न किसी रूप से वह मध्यस्थता के रूप में भी इसको सुलझा सकता है। यदि पड़ोसी राज्यों के मध्य या किसी अन्य राज्यों के मध्य यदि विवाद उत्पन्न होता है तो भारत उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार है। इसके बाद देखिए कि राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंधों से तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार का है कि चाहे पड़ोसी राज्य हो या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कोई भी राज्य हो, तो राज्यों के साथ में शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति के साथ साथ में राज्य अपने हितों को बनाए रखने के लिए पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को अधिक से अधिक महत्व देता है। अर्थात भारत किसी भी देश के साथ में यदि किसी प्रकार का समझौता करता है तो उसमें दोनों ही देशों के हितों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद देखिए कि सैनिक गुटों से पृथक हो। आपको पता है कि शीतयुद्धकालीन समय में संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका है। सोवियत संघ के द्वारा अपने सैनिक संगठनों का निर्माण एक वर्सा पैक्ट के रूप में किया था और 1955 में, और इससे पूर्व अमेरिका ने सैनिक संगठन के रूप में नाटो का गठन किया था। लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियों का संचालन करने के लिए वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर ऐसी नीति का अनुसरण करता था कि वह दोनों गुटों से और दोनों ही सैनिक गुटों से वह पूर्ण रूप से पृथक रहकर अपनी सैनिक शक्ति को और अधिक कमज़ोर नहीं करना चाहता था। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि दोनों गुटों से यानी सैनिक गुटों से पृथक होता है, जैसे कि नाटो और वर्सा पैक्ट दो ऐसे सैनिक यानी संगठन थे जो शीत युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे, जबकि भारत शीत युद्ध से
से अलग या पृथक रहना चाहता था। तो इसी कारण भारत का प्रमुख उद्देश्य था कि इन सैनिक संगठनों में किसी प्रकार से वो है शामिल नहीं होगा। इसके बाद देखिए साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। अपन ये मानते हैं कि भारत उपनिवेशवाद का शिकार रहा है और जहाँ पर साम्राज्यवाद की नीति रही है वहाँ पर एक देश ने अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा का अतिक्रमण किया है। भारत इन चीज़ों को झेल चुका था और वो मानता था कि उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद नीति दूसरे देश की कमजोरी को इंगित करता है और किसी न किसी रूप से उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को नहीं अपनाने देता है। अतः उन्होंने दोनों ही चीज़ों को अर्थात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीति का विरोध किया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अगर कोई राज्य साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करता है या किसी उपनिवेशवाद की नीति का अनुसरण करता है तो भारत उसका विरोध करेगा। इसके बाद देखिए कि भारत ने एक और महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बहुत कुछ ऐसे राज्य थे जहां स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी और वहां पर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद और जातिवाद इत्यादि ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं, ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं जिससे कि व्यक्ति पूर्ण रूप से इस प्रकार से कमज़ोर हो जाता है कि उसका आर्थिक उत्थान नहीं हो पाता। इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों में इस बात को भी रखा कि जिन देशों में भी साम्राज्यवाद, जातिवाद और उपनिवेशवाद के कारण लोग पीड़ित होते हैं, भारत उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद देखिए कि सभी देशों के साथ में व्यापार, उद्योग एवं किसी न किसी प्रकार से प्रौद्योगिकी के समझौते करना। भारत इस बात को मानता था कि भारत की स्वतंत्रता ही उसके लिए सब कुछ यानी सब कुछ नहीं है और उसके लिए उसे जी तोड़कर मेहनत करनी पड़े, वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास करना पड़े, पड़ोसी राज्यों के साथ या अन्य यूरोपीय देशों के साथ विशेष तौर से उत्तरी जो क्षेत्र हैं उन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को अधिक से अधिक बढ़ाना होगा। और इसी आधार पर यह निर्धारित किया कि भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यापार, उद्योग और किसी न किसी रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध कर अपने राज्य की स्थिति को यानी कि कमज़ोर जो है उसे मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद देखिए कि एशिया के पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतावत व्यवहार करना। अपन ये मानते हैं जब भारत की सैनिक शक्ति बहुत दुर्बल थी और इस कारण भारत किसी भी देश के साथ में किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहता था। उन्होंने एक नीति का अनुसरण किया और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में इस बात का निर्धारण किया कि भारत अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता व्यवहार करेगा और किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ में सहयोग स्थापित करेगा। तो ये कुछ ऐसे तत्व थे जो विदेश नीति के उद्देश्यों की श्रेणी में शामिल किए गए थे, लेकिन सभी उद्देश्यों की पूर्ति प्रत्येक राष्ट्र नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिए एक देश की विदेश नीति के लिए कुछ निर्धारक तत्व होते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था से लेकर सैनिक शक्ति और उसका भौगोलिक क्षेत्र विचारधाराओं का प्रभाव इस बात का निर्धारण करते हैं कि किस देश की विदेश नीति किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। तो इसी आधार पर भारत की विदेश नीति के कुछ निर्धारक तत्व भी रहे। अपन ये मानते हैं कि कोई भी देश हो अपनी विदेश नीति का निर्धारण किस आधार पर करता है, राष्ट्रीय हितों को कितना बनाता है, ऐतिहासिक स्थिति क्या रही है उसकी, भौगोलिक स्थिति क्या है, खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति होती है या नहीं होती है, सीमाओं की सुरक्षा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। इन सारी चीज़ों को आधार मानकर एक देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है या उसे निर्धारक तत्व भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से भारत के देखिए भारत ने भी अपनी विदेश नीति के निर्धारण में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया, जैसे कि सबसे पहले देखिए भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्वों के आधार पर अपन ये मानते हैं कि भारत उत्तरी क्षेत्र में या उत्तर में वह साम्यवादी राज्यों से घिरा हुआ है, जैसे कि सोवियत संघ और चीन, लेकिन भारत नहीं चाहता कि साम्यवाद का प्रसार भारत में हो। अतः उससे डर था कि कहीं भारत में साम्यवाद का प्रसार नहीं हो जाए और इसलिए इसे बनाए रखना या उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना विशेष महत्वपूर्ण था। और देखा जाता है तो भौगोलिक तत्वों के आधार पर एक छोर पर पाकिस्तान है और दूसरे क्षेत्र पर यानी कि दूसरे छोर पर अपन महासागर को मानते हैं या अपन ये कह सकते हैं कि समुद्र है। हालांकि देखा जाता है कि हिंद महासागर में भारत के बहुत कुछ हित छिपे हुए हैं क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ में व्यापारिक जो संबंध होते हैं अधिकांशतः इसी रास्ते से होते हैं। तो भारत इसे स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र क्षेत्र जहां किसी प्रकार का कोई
अप्रभावी तत्व में पैदा नहीं हो, तो इसे एक शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो इसे शांति क्षेत्र स्थापित करने के साथ साथ में भारत को अपने हित इसमें दिखने लगे कि वास्तविक रूप से इस हिंद महासागर के माध्यम से भारत अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। दूसरी तरफ अपन मानते हैं कि गुटबंदियाँ, निर्धारक तत्वों में गुटबंदियाँ इस बात का निर्धारण करती हैं कि शीत युद्धकालीन समय में दोनों ही गुट भारत को अपने अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन भारत की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि यदि वह सोवियत संघ के साथ में मिलना चाहता है तो पश्चिमी देशों के साथ विशेष तौर से उनके जो व्यापारिक संबंध थे वो ख़त्म हो जाते हैं, जबकि पश्चिमी देशों की आर्थिक सहायता भारत के लिए बहुत अधिक आवश्यक थी। और यदि वह पश्चिमी देशों के साथ में अगर मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी राज्य जहां उत्तर के क्षेत्र में सोवियत संघ और चीन है वो कभी भी अपन पर आक्रमण कर सकते हैं और किसी प्रकार का दबाव बना सकते हैं। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, जो एक निर्धारक तत्व के रूप में माना जाता है कि इस आधार पर यानी गुटबंदियों से पृथक रहने के लिए उन्होंने एक नीति का अनुसरण किया जिसे उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति की। अर्थात वह दोनों गुटों से पृथक रहते हुए भी दोनों से जुड़ा रहेगा और जिस प्रकार की आर्थिक सहायता किसी भी राष्ट्र से मिलेगी वह लेने के लिए यानी इसे स्वीकार करता है। तो इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं इसके बाद था कि विचारधाराओं का प्रभाव। विचारधाराओं के प्रभाव से तात्पर्य यह है कि भारत में विचारधाराओं का विशेष प्रभाव रहा है। भारत जैसे देश में महात्मा गांधी का नेतृत्व, भगवान बुद्ध का महत्वपूर्ण योगदान इस बात का निर्धारण करता है कि भारत पूर्ण रूप से शांति का समर्थन करता है। शांति और अहिंसा के आधार पर ही भारत ने विदेश नीति को आगे बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण किया। इसी प्रकार से देखिए आर्थिक तत्व, राज्य की अर्थव्यवस्था इस बात का निर्धारण करती है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को कितना बनाए रखे, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी। उसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि पहले तो वह उपनिवेश था और विशेष तौर से ब्रिटेन ने उसका शोषण किया था और लेकिन इसके जस्ट बाद ही ये माना जाता है कि व्यापारिक क्षेत्र भी उन्हीं देशों के साथ में था। अतः उन देशों में भारत के हित छुपे हुए हैं कि किसी न किसी रूप में वह इन देशों से संपर्क बनाए रखे। वो जानता है कि ये देश भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर सकता है, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के आधार पर यदि इन देशों के व्यापारिक संबंध बने रहेंगे तो भारत को किसी न किसी रूप से इसका लाभ होगा। तो सामान्यतः संबंध को बनाए रखना विशेष महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य था, या अपन ये कह सकते हैं कि निर्धारक तत्व था कि वह इन देशों से संबंध समाप्त नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए कि सैनिक तत्व। सैनिक तत्वों के आधार पर अपन मानते हैं कि यदि राज्य की सीमाएं असुरक्षित हो तो सैनिक शक्ति का होना अति आवश्यक है, लेकिन राज्य की कुछ सीमाएं तनावपूर्ण हो और कुछ सीमाएं अगर सुरक्षित हो तो ऐसी स्थिति में सैनिक शक्ति यदि हल्की अगर कमज़ोर होती हो तो ऐसी स्थिति में चल जाए यानी कि हो जाता है। लेकिन फिर भी भारत ये मानता है कि चीन हुआ, सोवियत संघ हुआ, पाकिस्तान हुआ, ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीमाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। यदि किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है तो भारत उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अतः उन्होंने सैनिक शक्ति को आधार मानकर शांति की नीति को अपनाया और जिसी के आधार पर उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया। इसके बाद देखिए कि नेहरू का नेतृत्व। अपन ये मानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के प्रधान का यदि प्रतिभाशाली नेतृत्व हो तो ऐसी स्थिति में राज्य की स्थिति अधिक मजबूत होती है। उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व भी एक प्रतिभाशाली नेतृत्व था, क्योंकि कुछ विचारक इस बात को भी मानते हैं कि यदि भारत की स्वतंत्रता के समय यदि विदेश नीति का निर्धारण नेहरू के द्वारा नहीं किया होता और नेहरू के स्थान पर यदि कोई और होता तो शायद आज जिस विदेश नीति की अपन चर्चा करते हैं इस प्रकार की विदेश नीति देखने को नहीं मिलती। और ये विशेष महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने निर्णय लेकर देश को एकता और अखंडता के रूप में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की। इसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना। प्रत्येक राष्ट्र का महत्वपूर्ण कार्य होता है अपनी सीमाओं की सुरक्षा, जिसे अपन राष्ट्रीय हित कहते हैं। सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत की स्थिति कमज़ोर आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से या अन्य प्रकार के सभी संसाधनों में जब कमज़ोर थी तो ऐसी स्थिति में ऐसा महसूस किया जाने लगा कि भारत को कुछ न कुछ तो करना ही होगा। 1971 ने
1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय एक संधि स्थापित की, जिसके द्वारा एक सैनिक शक्ति के रूप में या सैनिक सहायता के रूप में हमें एक विश्वसनीय मित्र के रूप में सोवियत संघ हमारे सामने खड़ा हुआ है। यह एक आगे तक की रणनीति और विशेष तौर से अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी पहल मानी जाती है कि उन्होंने सोवियत संघ के साथ मिलकर 1971 में 20 वर्षीय शांति संधि की थी, जिसके साथ साथ उन्हें सैनिक सहायता एवं अन्य राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने वाले सामग्री हमें प्राप्त हुई। इसके बाद देखिए ऐतिहासिक परंपराएं। अपने मानते हैं कि ऐतिहासिक परंपराएं कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कला, साहित्य और संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र उसे सुरक्षित रखता है। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में कुछ परंपराएं भी ये निहित मान जाते हैं। इसके बाद देखिए आंतरिक शक्तियों एवं दबावों का प्रभाव। अपन ये मानते हैं कि जहाँ स्वतंत्र विदेश नीति नहीं होती है वहाँ किसी न किसी अन्य देश का प्रभाव वहाँ पर पड़ता है, लेकिन भारत ने सबसे पहले इस बात को महत्व दिया और ये माना कि यहाँ पर किसी भी देश का दबाव नहीं मानते हुए भारत एक ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति का यानी संचालन करे जो राष्ट्रीय हितों को बनाए रख सके और अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।